दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी यार मन। वो मेरी ही तरफ बढ़ रही थी, कदम दर कदम, लम्हा दर लम्हा। जरा सा झुककर कभी पैरों से लिपटी भीगी साड़ी को अलग करती हुई, तो कभी चेहरे से अधगीले बालों को हटाती हुई। और जब उसने आंखों पर चढ़े गॉगल्स को ऊपर सरकाया तो मेरे अंदर एक अजीब हलचल पैदा हुई। उसकी गहरी आंखों में आज भी उतना ही गहरा काजल था, जो शायद बारिश में भीगने की वजह से थोड़ा सा फैल गया था। ये सोचते हुए मेरी नजरें खिड़की पर गईं। बाहर बारिश सचमुच तेज थी। इस बीच विधि से मेरी नजरें टकराईं। वो टकराहट मानो हम दोनों को बुत सा कर गई। स्टोन्ड स्टैच्यू। मेरे होंठ बुदबुदाए, उसके होंठ मुस्कुरा कर रह गए। एक अनचाही अनबोली मुस्कान। कई सवाल मेरे मन में खलबली मचाने लगे। उसने पहचान तो लिया होगा ना? मेरा नाम भूली तो नहीं होगी? सिड कहेगी या तकल्लुफ में सिद्धार्थ? सोचते हुए मैंने गहरी सांस ली। मैं थोड़ा असहज हो गया। चेहरा झुकाकर कीबोर्ड पर टाइप करने का नाटक करने लगा। न जाने मैं किससे बचना चाह रहा था, विधि की नजरों से, उसके सवालों से, या खुद से। इस बीच वो रुमाल से चेहरा पोंछते हुए होटल के रिसेप्शन काउंटर पर पूछताछ करने लगी। हमेशा की तरह आज भी उसने चेहरे पर उमड़ते कई एहसास 1.5 इंची मुस्कान में छुपा लिए। मेरी नजरें अब भी कंप्यूटर के स्क्रीन पर थीं। उसे ऐसे सामने पाकर मैं खुश था, जरा हैरान भी। क्या इन बीते 8 सालों में विधि बिल्कुल भी नहीं बदली? मेरी विधि? मैंने तुरंत इस मेरी शब्द को उसके नाम से अलग कर दिया। उसका पूरा नाम जहन में घूमने लगा। विदिशा पाठक, रूम नंबर 86, श्रीनिवास हॉस्टल, महारानी कॉलेज, हिस्ट्री ऑनर्स। वो एक सांस में बोल गई थी। उस दिन पहली बार उसने खुद को ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था। ये बिल्कुल मजेदार नहीं था, फिर भी न जाने क्यों उसके इस अंदाज पर मैं हंसी नहीं रोक पाया। हम दोनों के बीच एक अल्हड़ सा रिश्ता बन गया था। वो सादा दिल थी, मैं सादगी पसंद। उसके बाद हर दिन कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स की नजरें हम पर रहती और हमारी नजरें सबसे बेपरवाह न जाने कौन से ख्वाब को बुनती रहती। दोस्ती की शुरुआत करती कैंटीन की वो दोपहर, और उसके ठीक 2 साल बाद आई वो विधि की शादी वाली रात। तेज गड़गड़ाते बादलों ने मुझे मेरे अतीत के ख्यालों से बाहर निकाला। मैं फिर से वर्तमान में था, विधि के एकदम सामने। वो कुछ कह रही थी, लफ्जों से कम, निगाहों से ज्यादा। मुझे लगा जैसे कोई बरसों पुरानी पहचान एक लंबा फासला तय करके मुझ में फिर जिंदगी भरने आई हो। आंखों में झिझक, होठों पर ठहरे हुए सवाल और चेहरे पर जरा सी बेचैनी। यही हाल होता होगा उन प्यार करने वालों का जो एक अरसे बाद मिलते हैं। मैं इसी कश्मकश में था कि बात कहां से शुरू की जाए। जो सिलसिला उसकी सगाई के वक्त शिकवे शिकायतों पर टूटा था, उसे नया आयाम देना मेरे लिए इतना आसान कहां था। व्हाट अ कोइंसिडेंस है। तुम इन रोबोटिक जॉब से कितना चिढ़ते थे? विधि की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। उसकी आंखें मेरे नीले कोट की ओर इशारा कर रही थीं। उस पर मेरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा था, सिद्धार्थ नागरकर। इतने वक्त बाद जिंदगी को तर करती हुई उसकी आवाज सुनकर अच्छा लगा, लेकिन हल्की हंसी में दबा उसका वो सवाल रोबोटिक्स जॉब से चिढ़ थी ना, मेरे दिल को टीस दे गया। मेरे चेहरे की लकीरें कुछ सख्त हो गईं। वो सवाल कम, ताना ज्यादा था। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, विदिशा शर्मा, वाइफ ऑफ मिस्टर विशाल शर्मा, दिल्ली की पॉश कॉलोनी में बंगला, मंथली ट्रिप्स, विन विन लाइफ। तो कैसी हैं आप? ऑल गुड?
उसने आंखें सिकोड़ते हुए मुझको देखा, मानो मेरे अंदर झांक रही हो, फिर हंस दी, उसी तरह गर्दन को झटकते हुए जैसे वो मेरे सिली जोक्स पर हंस दिया करती थी। और तब मैं इतना पागल था कि सोच बैठा था कि किसी को जिंदगी भर खुश रखने के लिए बस उसे इसी तरह हंसाते रहना काफी होगा। खुद से ज्यादा उसकी फिक्र करना, उसकी खुशियों की परवाह करना एक रिश्ते में और क्या चाहिए। कितना बड़ा इडियट था मैं, कितना ना समझ। वो मेरे कंधे पर हथेली टिकाते हुए बोली, कितना कुछ सीख गए हो। पहले तो बस सीधे बच्चे की तरह हाँ नहीं बदल गए हो। अच्छा है। मैं मुस्कुरा भर दिया। उस मुस्कान में छिपे दर्द को वो शायद कभी महसूस नहीं कर पाएगी। मैंने उसके बैग की ओर इशारा करते हुए पूछा, एक ही है? हाँ, सिर्फ यही। विशाल कल सुबह चेक इन करेंगे। ये कहते हुए उसने बैग मुझे पकड़ा दिया। विशाल का नाम सुनकर मैं कुछ सकपका गया। वो आगे बढ़ गई जैसे ऐसे होटल्स में उसका रोज का आना जाना हो। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों की ओर मुड़ते हुए बोली, उनकी मीटिंग है यहाँ, फिर बैंगलोर निकलना है, तो घर तक आके क्या करते, मैं ही मिलने आ गई। सही किया ना? कहते हुए वो रुकी और मुड़कर मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी। वहां खालीपन था, लेकिन मेरे मन में सवालों की आंधियां चल रही थीं। आखिर वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही थी, जैसे हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो। विधि का यहां आना, मुझसे मिलना, क्या वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था? मौसम खराब होने की वजह से होटल के कॉरिडोर में कुछ अंधेरा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे लगा जैसे हम किसी अंधेरे टनल से गुजर रहे हों। इसके बाहर आते ही बहते वक्त से 8 साल घट जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा होगा। विधि और मैं साथ होंगे, कॉलेज की कैंटीन में कॉफी पीते हुए या फिर सिनेमा हॉल में एक दूसरे की उंगलियों को छूने की शरारत करते हुए। ये पल भर का ख्वाब विधि को कमरे तक पहुंचाते ही खत्म हो गया। मैं वापस लौटने लगा। मेरे हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर ठिठक गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। आंखों के सामने यादों का सफेद पर्दा बिछ गया। उस पर भागती धुंधली तस्वीरें थीं। विधि और मैं कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे थे और सामने किसी प्ले की रिहर्सल चल रही थी। कॉलेज के स्टूडेंट मशहूर गीतकार साहिर के गीतों की प्रैक्टिस कर रहे थे और हम दोनों उन्हीं लफ्ज़ों को बिना आवाज़ किए सिर्फ होठों को घुमाते हुए उन्हें दोहराने में लगे थे। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। गाते वक्त मुझसे कई लफ्ज़ छूट गए। विधि ने तुरंत उन्हें उंगली पर गिन लिया। ये खेल था, मोहब्बत में डूबे दो दीवानों का खेल, जिसे विधि ने शुरू किया था। जाहिर है शर्तें भी उसी की थीं। विधि को सुनसान पहाड़ी से ढलता सूरज देखना था। जिद करते हुए बोली, हारे हो तुम। पूरे 6 शब्दों का झोलझाल किया है। 6 शब्द यानी 6 घंटे। मैंने ऊबते हुए कहा, 6 घंटे में तो बेचारा सूरज भी थक जाएगा। तो मैं चांद को देखूंगी। और चांद भी थक गया तो तुम्हें। कहते कहते वो रुक गई। आधा वाक्य हवा में जम गया। लेकिन उस रात उसकी हथेली थामे मैं देर तक बैठा रहा। अरावली की पहाड़ियों के बीच उसकी चांद सूरत सी ख्वाहिशें पूरी करता रहा। किसी अनुभवी कपल की तरह हमने सब कुछ प्लान किया। मेरे सपने, उसकी उम्मीदें। उसकी दूधिया हथेली पर अपना नाम लिखते हुए मैं बोला, यार मैं ऐसी घिसी पिटी नौकरी नहीं करूंगा, साथ मिलके अपना कुछ शुरू करेंगे। उसने मेरी हथेली कस कर थाम ली। उसकी उंगलियों के दबाव को मैंने महसूस किया था। वहां भरोसा था। फिर एक रात उसी भरोसे को मैंने टूट कर बिखरते देखा। वो शादी कर रही थी। विदाई के वक्त उसके चेहरे पर न दर्द था न पछतावे की लकीर। सिर्फ एक आंसू दिखा, पलकों पर अटका हुआ, जिसे उसने आखिर तक गिरने नहीं दिया। वो चली गई। मैं पीछे छूट गया, किसी भटके हुए ख्वाब सा। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारे सपनों को अक्सर हकीकतें चुरा लेती हैं।
विधि मेरा सपना था। उसे वक्त ने मोड़ पर बैठी किसी चालाक बिल्ली की तरह मुझसे झपट लिया था। मेरी मुट्ठी तब से खाली थी। उनमें न तो बीते कल के सपने बचे थे, न आने वाले कल की हकीकतें। पिछले आधे घंटे से मैं होटल की इन्हीं सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था, नीम खामोशी में बीते वक्त की यादों को दोहराता हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरे इर्द गिर्द की हवा अचानक जानी पहचानी खुशबू से भर गई। पीछे मुड़कर देखा, विधि खड़ी थी। नीली जीन्स, सफेद कुर्ता, गले में लिपटा बंदेज का स्कार्फ और परफ्यूम की वही खुशबू। कुछ यादें जिंदगी भर साथ चलती हैं। कॉलेज टाइम में यही उसका ड्रेस कोड हुआ करता था। मैं समझ नहीं पाया कि वो इस कदर बीते लम्हों को क्यों कुरेद रही थी। मैं उसे अपलक देखने लगा। वो बिना आवाज किए सिर्फ होठों को घुमाते हुए बोली, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैं मुस्कुरा दिया। न चाहते हुए भी सारी नाराजगी धुआं हो गई। इन बेआवाज लफ्जों के जरिए वो पुराने दिनों में लौट रही थी। मैंने उसे नहीं रोका। मैंने उसी तरह इशारे में पूछा, कहो तो चला जाऊं? मेरी इस दिल्लगी पर वो हंस दी। हवा में हथेली घुमाई मानो मेरे कहे शब्दों को दूर झटक रही हो। फिर रुकने का इशारा करते हुए दबे पांव सीढ़ियां उतरने लगी। मैं हैरान था। आखिर हम दोनों कर क्या रहे थे? हम टीनेजर्स तो नहीं थे? क्या पुराने जज्बात अपनी जगह बना रहे थे, या फिर ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत थी? कुछ ही देर में हम दोनों एक सुनसान पहाड़ी पर थे। ठंडी हवा पैरों में सिहरन पैदा करने लगी। विधि ने हवा में उड़ते स्कार्फ को कंधों पर लपेट लिया। सामने गहरे बादलों के बीच लुका छिपी खेलते सूरज को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जा रही थी, जिसे उसने छुपाया नहीं। बाहें फैला दी, गहरी सांस भरते हुए बोली, वाओ व्हाट अ फीलिंग। पता है, मर रही थी मैं यहाँ आने को। इन खुले पहाड़ों पर आकर सब कुछ कितना हल्का लगता है। सारी परेशानियां, सारी उम्मीदें। मेरे होंठ जरा से खुल गए। बोला, तेरी उम्मीद पर जीने से हासिल कुछ नहीं, लेकिन अगर यूं भी न दिल को आसरा देते तो क्या होता। उसने गर्दन घुमाकर मुझे एक टक देखा, फिर हंस दी। बोली, ये वही साहिर प्ले था ना? अच्छा, तुम्हें वो कैंटीन की कड़वी कॉफी याद है? और वो सिनेमा हॉल? इस बीच मेरी नजरें उसकी बंधी मुट्ठी पर गईं, जैसे उसने खुद को कुछ कहने से रोक रखा हो। ये उसकी पुरानी आदत थी। मन में उलझन होने पर वो हथेली को कस कर बंद कर लिया करती थी। बोली, तुम शहर शहर क्यों भाग रहे हो सिड? कई सालों से घर नहीं गए, क्यों? ये सुनकर मैंने निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। दिमाग चकराने लगा। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये विधि को कैसे पता? मुझे बुरा लग रहा था कि उसने मुझसे झूठ बोला। जान गया था मैं कि विधि का यहां आना महज इत्तेफाक नहीं था। पिछले 2.5 घंटे से जो नाटक चल रहा था अब खत्म हो गया था। विधि के पास कई सवाल थे। मेरा मन किया बोल दूं, हाँ, नहीं गया घर, क्यों जाता? वो शहर तुम्हारी यादों से भरा है। आई फील लाइक अ स्ट्रेंजर, इट रियली किल्स मी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मानो मेरे पास कहने को कुछ बचा ही ना हो। मेरी नजर दूर बिछे बिजली के तारों पर गई। वहां पंछी कतार लगाए बैठे थे। कितनी बार मैंने उनको झटके खाकर नीचे गिरते देखा था। जान गया था कि जिस दहलीज पर कुछ न मिलने की उम्मीद हो, वहां ठहरे रहने का एहसास क्या होता है। मैं भी तो पिछले 8 सालों से वहीं ठहरा था। नजर फिर विधि पर गई। मेरी चुप्पी उसे बेचैन कर रही थी। खुश हूं, जॉब है, दुनिया घूम रहा हूं, दुनियादारी सीख रहा हूं। झूठ तो आज भी उतना ही बुरा बोलते हो, कहकर विधि हंस दी। वो हंसी खाली थी, कुछ लापरवाह हंसी। उसे इस तरह हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। मन किसी बादल की तरह फट पड़ा। बोला, आखिर तुम क्या करने आई हो?
जस्ट लीव मी अलोन। उसकी पलकें कांप गईं। मैंने आगे कहा, नहीं जीनी थी ऐसी घिसी पिटी जिंदगी यार, एंड यू नो दैट। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमसे अलग होके मैं कितना खाली हो जाऊंगा। कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कहीं था ही नहीं। तुम कब नहीं थे सिड, टेल मी। विधि की आवाज में खिंचाव आ गया। वो मुझे याद दिलाने लगी जब सगाई के ठीक पहले उसने कई फोन किए। मैं गुस्से में था, फोन नहीं उठाया। मां से झगड़कर रात के 9 बजे मेरे घर आ गई, इस भरोसे पर कि साथ चलकर उसकी मां के सामने कुछ तो कह सके। और सिर्फ तुमने क्या किया? अपनी फैमिली से मुझे क्या कह के मिलवाया था? जस्ट कॉलेज फ्रेंड ही ना। विधि की आवाज गीली हो आई। बोली, तुम कह रहे हो मैंने तुमको छोड़ दिया, लेकिन जहां से मैं देख रही हूं हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश में तुम मेरे साथ नहीं थे से दूर दूर तक नहीं थे। विधि ने अपनी बात कह दी, लेकिन आधी। वो छुपा गई कि कैसे उसने अचानक एक दिन कहा था, मां ने सब फिक्स कर दिया, नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट है। मैं सन्न रह गया, जैसे दिल को चीर कर कोई बुलेट गुजर गई हो। सब फिक्स हो गया? देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कर लो शादी। गुस्से में मेरे मुंह से निकले उन चंद शब्दों को विधि ने हकीकत बना दिया। फिर आज इतनी परवाह करने का नाटक क्यों कर रही थी? मुझे सर के एक हिस्से में थकान महसूस होने लगी, नाकामी से भरी बोझिल थकान। गहराती शाम ढलते सूरज को बाहों में समेट चुकी थी। विधि और मेरे बीच जो बातें खुलकर 8 साल पहले होनी चाहिए थीं, वो आज हो रही थीं। वो पास पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। उसकी कॉलर बोन पर कुछ बूंदें उभर आईं। अटकते हुए बोली, तुम्हारी मां मिली थी, उन्होंने बताया तुम्हारे बारे में। ये सुनते ही मानो मैं हार गया, कंधे सिकुड़ गए। तो क्या विधि मुझ पर तरस खाने आई थी? मैं बोला, तब सिर्फ 21 साल का था मैं, न नौकरी थी न पैसे। इतना बड़ा कदम नहीं उठा सका। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था ना? मुझे इंतजार करना चाहिए था। विधि की आवाज में इतनी नीरसता थी कि मैं डर गया। वो बोली, ये चाहिए शब्द हमेशा लड़कियों पर ही क्यों लागू होता है? तुम कहते हो मुझे इंतजार करना चाहिए था। मां बोली, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और विशाल, वो तो अजीब ही हैं। कहते हैं, आई एम वर्किंग हार्ड बिकॉज आई लव यू। तुम्हें समझना चाहिए। विधि बता रही थी कि इन 8 सालों में वो लोग 8 महीने भी साथ नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं। वो बोली, थक गई हूं यार, रोना तक नहीं आता। खुद के बारे में सोचती हूं तो पागलों की तरह हंसने लगती हूं। जिंदगी मजाक बन के रह गई है। तुम्हारी जिद में तुम जीत गए, मेरी जिद में मैं। फिर वो क्या था जो हार गया, जो आज भी हम दोनों के बीच मौजूद है? बहुत दर्द होता है। मैंने पास जाकर उसकी हथेलियों को अपने हाथों में समेट लिया। एक गलत फैसला जो सालों पहले लिया गया था, उसकी आग में मैं ही नहीं, विधि भी जल रही थी। चुप्पी की कैद कितनी भयानक होती है। हमारे वजूद के जो हिस्से ऐसे रिश्तों में कैद होकर रह जाते हैं, वो भले सामने दिखते ना हो, लेकिन फुर्सत पाते ही किसी आग उगलते ड्रैगन की तरह खड़े हो जाते हैं। शायद विधि इसी कैद से छुटकारा पाना चाहती थी। हम कुछ देर यूं ही बैठे रहे, हाथों में हाथ लिए, जज्बातों के दरिया को गले में रोके हुए। धीरे धीरे उन कड़वी यादों को इस लम्हे की मासूमियत ने ढक लिया। मैंने उसकी हथेली सहलाते हुए कहा, तुम यही चाहती हो ना कि मैं खुश रहूं? रहूंगा खुश। तुमसे बेटर लड़की ढूंढूंगा, शादी करूंगा। बोलते बोलते मेरा गला भर आया। विधि के खुश गालों से एक बूंद ढलकते हुए मेरी हथेली पर आ गिरी। शायद ये वही कतरा था जो विदाई के वक्त उसकी पलकों में अटका रहा, जिसे उसने आज बह जाने दिया। वो उठकर वापस जाने लगी।
मैंने उसे नहीं रोका। बाहें फैला के मैं पहाड़ों के आगे खड़ा हो गया। वादियों से टकराकर मेरे ख्याल मुझ तक लौट रहे थे। क्या हुआ जो हमारा प्यार किसी मकाम तक नहीं पहुंचा? उसके खो जाने का गम क्यों मनाऊं? बल्कि मैं उस खूबसूरत एहसास को अपने दिल के किसी कोने में हिफाजत से सहेज नहीं सकता? क्यों नहीं? मैं मुस्कुरा दिया। विधि जा रही थी। मैंने उसे फिर खो दिया था, लेकिन जिंदगी का पता अब मुझे मिल गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।